अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका विषय है आज का युवा कल का भारत। दोस्तों, आज का दिन कोई साधारण नहीं है। आज हम उस शक्ति का उत्सव मना रहे हैं जिसके हाथों में देश की दिशा है, जिसके कंधों पर भारत का भविष्य टिका है। आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जयंती पर हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन का सम्मान करता है, जिनका मानना था कि समाज में बदलाव युवाओं से होता है। स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों से कहा था कि इस बात के ऊपर तुम गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और अभिमान के साथ ये घोषणा करो कि हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीय हमारा भाई है। उनके विचार आज भी लोगों में खूबसूरती से अपनी जगह बनाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, ये दिन हमें याद दिलाता है स्वामी विवेकानंद के उन विचारों को जो आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने कि 100 साल पहले थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे ऐसा युवा दो जो निडर हो, चरित्रवान हो और जिनमें देश के लिए कुछ करने की आग हो। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या आज का युवा वैसा ही है? क्या आज का युवा सच में कल के भारत को मजबूत बना सकता है? और इसके लिए हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम युवाओं से सवाल भी पूछेंगे। दोस्तों, आज का युवा अलग है। आज का युवा मोबाइल और इंटरनेट के साथ बड़ा हुआ है। दुनिया को सिर्फ किताबों से नहीं, स्क्रीन से देखता है, सवाल करता है, परंपरा को मानता है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। लेकिन साथ साथ आज का युवा दबाव में भी है। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की अनिश्चितता और समाज की उम्मीदें और खुद से सवाल, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज के कार्यक्रम में हम अपने युवाओं को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उनकी बात को मंच देंगे। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ युवा जुड़े हैं, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदर्श, लक्ष्मी, जतिन, चंद्रभूषण। शुरुआत लक्ष्मी हम आपसे करेंगे। लक्ष्मी, आपके लिए एक सफल युवा की परिभाषा क्या है? मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इनवाइट करने के लिए। तो सफल युवा की अगर परिभाषा बताई जाए तो कोई भी इंसान जिसे अपनी ताकत के बारे में पता हो, मैं उसे सफल युवा कहूँगी। क्योंकि युवा कोई उम्र नहीं है, युवा एक सोच है जो हर इंसान में होती है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। अगर उसमें कुछ कर गुजर जाने की मंशा है तो वो व्यक्ति युवा है। तो मैं सफल युवा उसी इंसान को कहूँगी जो कुछ करने की हिम्मत रखता है, जो कुछ करने की चाह रखता है। बिल्कुल, करने की चाह होनी चाहिए, पर कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो हैं हमारे कामों में अड़चन डाल रही हैं। तो जतिन, आपकी बात मैं करूं तो क्या लगता है कि अगर आज का जो युवा है वो कौन सी ऐसी समस्या है या किस तरह की समस्या से वो जूझ रहा है? धन्यवाद मैम, जो आपने इतने बड़े अवसर पर हमें बोलने का अवसर दिया। और स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव पे हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। तो आज के समय में सबसे पहले युवा की समस्या है शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जितने भी हैं, उन्हें हम देखते हैं कि केवल और केवल एक तरीके से सरकारी नौकरी या फिर सरकारी संस्थाओं तक सीमित कर दिया गया है, उन्हें वहीं तक बांध दिया गया है। उनकी जो सोच है वो हमने एक पैसे तक सीमित कर दिया गया है, एक अच्छी नौकरी तक सीमित कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो युवाओं की जो समस्या है वो इस समय जो अधिकतर है वो शिक्षा से जुड़ी हुई है और बेरोजगारी और नौकरियों से जुड़ी हुई है। आदर्श, मैं आप पे आती हूँ। आदर्श, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं जर्नलिज्म की, तो ये जो कोर्स आपने जिसमें एडमिशन लिया है, क्या ये आपके सपनों का करियर था या आपके ऊपर ये मजबूरी जो है थोपी गई है? शुक्रिया मैम, पहले तो हमें इनवाइट करने के लिए। और जो सवाल है कि जर्नलिज्म मेरा सपना था या मुझ पे थोपा गया है, तो ये बिल्कुल मेरा सपना था। क्योंकि जर्नलिज्म मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर थोपा जा सकता है। क्योंकि ये कोर्स या ये पढ़ाई या ये जो ऑक्यूपेशन है वही किसी पे थोपने लायक नहीं है। जब तक आपकी मंशा नहीं रहेगी कि यह काम आपको करना है, आपको खबरें पहुंचानी है, आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, आपको कथाओं में इंटरेस्ट है, आपको कहानी सुनने में, सुनाने में, पढ़ने में इंटरेस्ट है, तब तक आप जर्नलिज्म में नहीं आ पाओगे। मैंने खुद चुना था। पर ऐसी बहुत सारी ऑक्यूपेशन है, बहुत सारे पेशे हैं जहाँ पर बच्चों पर प्रेशर बनाकर उनको भेजा जाता है। मुझे बुरा उनके लिए लगता है, क्योंकि आई वॉज वन ऑफ देम। क्योंकि मैं 12th तक कोटा में IIT की तैयारी कर रहा था, 11th-12th, पर मैंने पेपर दिया नहीं। बहुत सारे पैसे खर्च हुए। तो बहुत सारे पैसे खर्च होने के बाद ये तजुर्बा भी आया कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल सकता हूँ कि ये मेरे पसंद का काम नहीं है, मुझे वैसा काम करना है जो मुझे पसंद है। कहानियाँ कहना, कहानियाँ सुनना, कहानियाँ पढ़ना पसंद है, तो वही करना चाहूँगा, उसी में अपने आप को तराशना चाहूँगा। तो फिर वहाँ से फिर मैं लौट कर आया और फिर बैचलर्स किया मैंने जर्नलिज्म में। और फिर पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा, क्योंकि आप अपने बलबूते पे तो नहीं कर सकते हो, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। वो भी इसलिए चाहिए क्योंकि इंडिया में वो सिस्टम है
वो परिवेश बना हुआ है जहाँ पर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट लगातार चाहिए होता है जब तक आप जॉब नहीं कर लो। हमने पिछले दिन ही बात की थी, जब हमने बात की थी अमेरिका में सिस्टम है जहाँ पर अमेरिकन बच्चों को 18 साल के बाद खुद अर्न करने का भी राइट दिया जाता है। यहाँ पे अर्न करने का नहीं है, यहाँ पे आप पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहोगे, तब तक रहोगे जब तक आप रोजगार ना पालो। इसलिए बेरोजगारी भी जो जतिन ने बात की इसलिए प्रिवेलेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि और कोई साधन बच्चों को नहीं पता है जब तक जॉब ना लग जाए एग्जाम के थ्रू। चंद्रभूषण, मैं आप पे आती हूँ। देखिए, लाइफ चाहे किसी की भी हो, चाहे युवा की हो या किसी भी बुजुर्ग की हो या बच्चों की हो, तो हर किसी की लाइफ में कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम बात युवाओं की करें तो जो आज के युवा है, अगर वो असफल हो जाते हैं तो क्या उनके अंदर धैर्य होता है या वो अपना धैर्य जो है खो देते हैं? आपसे पर्सनली भी पूछना चाहती हूँ। मैम, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आपने बुलाया। जिस तरीके से आपने बात करी असफलता की, असफलता जीवन का एक वो ऐसा हीरा है जो व्यक्ति को मिलता है, उसके बाद जो उसे सफलता मिलने के लिए प्रेरित करता है, उसे आगे बढ़ाता है कि हमें असफलताओं से ही आगे बढ़ने के और ज़्यादा मौके मिलते हैं और साथ ही में आगे कार्य करने के, और साथ में हमें हो सकता है कि एक असफलता हमें कई बड़ी सफलता के लिए तैयार करती है। जिस प्रकार आपने कहा कि युवाओं को किस धैर्य रखते हैं, देखिए सभी प्रकार के युवा आपको इस वक्त इस वर्तमान परिवेश में मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि ये हमारे देश को नीचे ले जा रहे हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो हमारे देश को ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी है जो इस देश के लिए, इस धरती के लिए, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा बने। हमें ऐसे युवाओं का निर्माण करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर इस देश का युवा ठान ले तो इस पूरे विश्व के सामने भारत देश को विश्व गुरु बना सकता है। तो उसी प्रकार धैर्य के साथ, अपने निरंतर परिश्रम के साथ युवा अगर लगा रहे तो वो क्या नहीं हासिल कर सकता है। फिर उसके सामने असफलता चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह उसके लिए बहुत ही एक छोटी चीज़ है। जिस प्रकार से आपने कहा कि मेरा निजी अनुभव क्या रहा, तो मैं बिल्कुल धैर्य ज़रूरी है असफलता, क्योंकि जब यहाँ पर भी आने के लिए, आईएमसी में भी आने के लिए CUT PG देना पड़ता है, और परंतु मेरा ग्रेजुएशन हुआ और उसके बाद मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था। मैं 4 महीने पूरी तरीके से बंद चुका था और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं बिजनेस करूँगा, फैमिली में लग जाऊँगा, और पूरी तरीके से मुझे ऐसा मेरा प्रिपेयर्ड हो गया था। बट एक्सीडेंटली वो चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे अपने सामने नेगेटिविटी दिखी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ हार नहीं मानना है। मैंने CUT PG में काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई नहीं करा, फिर लास्ट में मैंने अप्लाई करा, तो फिर मुझे ऐसा समझ आया कि हम जहाँ हार मान लेते हैं वहीं से हमारी सही शुरुआत होती है। जतिन, एक सवाल मेरा आपसे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस हम आज मना रहे हैं, तो जो आज के युवा है, क्या लगता है वो आज भी उनके विचारों से जुड़ पाते हैं? मैम, काफ़ी हद तक मैं मानूंगा कि हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं और समाज जो है अलग अलग संगठनों और अलग अलग मानसिकता से बनता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, काफ़ी हद तक वो सोच जो है आज भी लोगों के अंदर जिंदा है, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में भी युवा जो है वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं समाज को बेहतर करने के लिए, चाहे वो छात्र राजनीति से समाज की जो अनिवार्य चीज़ें हैं, सफाई के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से, या वो गैर सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो, जिस तरीके से युवाओं की सोच आज भी समाज में, मेरा मानना है कि युवा समाज का साइकिल का वो पहला पहिया है जो दिशा दिखाता है। फोर्स जो है वो पीछे से आती है, बुजुर्गों से आती है, लेकिन समाज जो चलता है वो युवाओं की सोच से चलता है। तो जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद की सोच थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरीके आध्यात्म की तरफ भी बात करें, तो आज के समय में जिस तरीके से एक बार फिर से जो भारत अपनी संस्कृति की तरफ दोबारा लौट रहा है, पुनः लौट रहा है, जिस तरीके से हमारी संस्कृति, भारत की जो एक प्रकार की जो संस्कृति थी, अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन से देखें तो जिस प्रकार की हमारी सभ्यता थी उसके अंदर भी हम देखें तो धार्मिक चीजें थी, आध्यात्मिक चीजें थी, या महाभारत पुराणों की तरफ अगर हम देखें तो काफी हद तक युवा जो है आध्यात्म की तरफ जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी छोटी सी एज में शिकागो में जाकर अपना विश्व पे एक परचम लहराया था, उस तरीके से आप देखें तो आज भी जो युवा हैं, जैसे डी गुकेश हैं, शतरंज में हैं, या फिर अभी हमारी महिलाओं ने जिस तरीके से पहली बार वर्ल्ड कप जीता और पूरी की पूरी यंग टीम थी, है ना, या फिर उसके बाद अभी जो हमारा पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता था, अंडर 19 में इस वक्त देखें तो वैभव सूर्यवंशी जो मात्र 14 साल की उम्र में पूरी दुनिया में एक तरीके से एक अनबीटन पावर बना रखा है टीम को, और आने वाले समय में अंडर 19 वर्ल्ड कप आने वाला है, फिर T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ये भी टीम एकदम नई है। तो मैं यहाँ पे खेल से जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है कि समाज जो है वो काफी ज्यादा युवाओं की तरफ अग्रसर है, और एक हमारे जो पुरानी लेगेसी थी हम उसके साथ जुड़ते हुए अपने नए योद्धाओं को और नए तरीके के समाज के आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
लक्ष्मी आप पे आती हूँ। लक्ष्मी, जैसे कि इंटरनेट का उपयोग जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप देखेंगे एआई ने तो जैसे कहते हैं ना हमारी लाइफ ही पूरी तरह से बदल दी है। तो इंटरनेट की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो युवाओं को मजबूत बना रहा है या उन्हें अपने लक्ष्य से भटका रहा है? मैम, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया के भी दो पहलू है। एक उसका पॉजिटिव है, एक उसका नेगेटिव है। तो अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बहक रहा है, कुछ बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं और कुछ उसका गलत मिसयूज़ भी कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें सोशल अवेयरनेस की, तो सोशल मीडिया से बहुत हद तक मिल रही है। जैसे मैं बात करूँ, मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत सारी जैसे अपडेट्स होती है तो इंस्टाग्राम से मिल जाती है। या फिर कोई चीज़ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जैसे 2018 में एक मी टू मूवमेंट करके आया था, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों में जब एक सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, वो मुझे लगता है हर महिला के, हर तीसरी नहीं, हर महिला के साथ होता है। कभी मैंने भी बस में वैसा फील किया, लेकिन मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि अगर मैं बोलती तो शायद कोई मानता नहीं या फिर उसका रिएक्शन नहीं होता। लेकिन मुझे पता है वो बहुत गंदी फीलिंग होती है। और वो चीज़ का सोशल मीडिया पे एक मी टू मूवमेंट करके चला, उसमें एक महिला ने अपनी आवाज़ उठाई, उसके पीछे हज़ारों लाखों महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई, तो वो उसका एक बेनिफिशियल पार्ट हो गया। वहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं नेगेटिव न्यूज़ या फेक न्यूज़ जैसा कंटेंट आता है, जहाँ पे आपकी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा दी जाती है, मीडिया ट्रायल के जैसे वो गलत मिसयूज़ होता है। तो सोशल मीडिया के अपने खुद के यूज़ है, बस डिपेंड करता है युवाओं पे वो कैसे उसका यूज़ करते हैं। आदर्श, आप पे आती हूँ। आदर्श, मुझे आप ये बताओ कि जो आज के युवा है, समाज के जो मुद्दे हैं उस पर बोलने से डरते हैं या बेहिचक वो उस पर चर्चा करते हैं? अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया पर वो क्या बेझिझक उस पर पोस्ट करते हैं? नहीं मैम, मैं बेझिझक बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है, चाहे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाने की कोशिश की जाए या जिनके पास पावर होल्डर है, शेयर होल्डर्स है जिनका पावर, उसमें उनके पास जो पावर आया है उसके थ्रू पूरी कोशिश की गई है कि यूथ की जो आवाज़ है उसको मिटाई जा सके। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के युवाओं में पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल बखूबी है। अब अगर पोटेंशियल होगा तो आप सवाल करोगे, क्योंकि आपके पास वो व्यवस्था नहीं है जहाँ पर सारी चीज़ को फुलफिल किया जा सके, तो उस व्यवस्था को बनाने की कोशिश करोगे। तो युवा चाहेंगे कि वो व्यवस्था बने, और जो पावर होल्डर्स है वो व्यवस्था लाने में नाकाम है, तो वो चाहेंगे कि हमारे पास अगर पावर है तो युवाओं को पावरलेस बना दिया जाए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। आज युवा पावरलेस है। अगर वो छोटी मोटी अगर बातें भी करते हैं सोशल मीडिया पे तो केस फौरन हो जाते हैं उनके ऊपर। जैसे नेपाल में हुई, युवाओं ने अपनी राइट्स के लिए खुद लड़े वो, और बांग्लादेश में हुआ, जहाँ पर भी हो रहा है जहाँ युवा कर पा रहे हैं। चंद्रभूषण, मैं आप पे आती हूँ। चंद्रभूषण, आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम बात करें कल का भारत जो है आपके सपनों में कैसा दिखता है? कल का भारत यानी इस युवा के हाथ में है कल का भारत। वो युवा जो हवा तय करता है, वो युवा जो भविष्य तय करता है। कल का भारत समृद्ध होना चाहिए, कल का भारत मजबूत होना चाहिए, कल का भारत साक्षरता में सबसे आगे होना चाहिए, कल का भारत इतना मजबूत होना चाहिए जो देश के युवा को जो प्रत्येक समस्या है, हर समस्या का हल हो सकता है। मैं कहता हूँ कल का भारत विश्वगुरु होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। लक्ष्मी, आप पे आती हूँ मैं। एक आखिरी सवाल लक्ष्मी मेरा आपसे है कि आप जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी से तो मैं भी वैसे आज की पीढ़ी हूँ, और आने वाली जो पीढ़ी है उनसे एक ही संदेश रहेगा कि कभी अपना मनोबल मत हारना, क्योंकि इंसान है, सक्सेस एंड फेलियर लाइफ के पार्ट है, और कभी सफलता भी मिलेगी, कभी असफलता, कभी धूप होगी तो कभी छाँव भी होगी। लेकिन होता क्या है कि हम जब हिम्मत हार जाते हैं तो हम अपना सब कुछ खो देते हैं। मे बी हमें बहुत कुछ करने का पोटेंशियल हो, लेकिन जब हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं तो वो पोटेंशियल सारा एक तरफ रह जाता है और सिर्फ रह जाती है तो एक निराशा। तो वो निराशा नहीं होनी चाहिए। मेरी आने वाली पीढ़ी से एक दरख्वास्त रहेगी कि वो हमेशा लड़ने की हिम्मत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत ना हारें। जब तक आप में हिम्मत है आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। जतिन, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका कि जिक्र होना चाहिए और जिसको कोई लागू भी होना चाहिए, जो हमारे युवाओं को एक कह सकते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके? मैम, मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है कि भारत की शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे स्कूलिंग सिस्टम से दिक्कत है। जिस तरीके से स्कूलों में हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि हमने केवल अपने ज्ञान को किताबी ज्ञान से या फिर पढ़ाई के ज्ञान से जोड़ रखा है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के ज्ञान का जीवन में अलग अलग उपयोग हो सकता है। सचिन तेंदुलकर जी हैं, मात्र 10वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, लेकिन जिस फील्ड में वो हैं उस फील्ड में उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ज्ञान है, हमने केवल ये मान रखा है कि एक व्यक्ति को यानी साइंस का ज्ञान होगा, मैथ का ज्ञान होगा, पॉलिटिकल का ज्ञान होगा,
या हिस्ट्री का ज्ञान होगा या धर्म का ज्ञान होगा तभी वो ज्ञानी कहलाएगा। असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले इंप्लीमेंट होना चाहिए कि हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग होता है और उसे उस ज्ञान के पैरामीटर है उसी पे नापा जाए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर खेल ही खेल रहा है, अगर वो खेल में बेहतर नहीं है तब हम कह सकते हैं इस ज्ञानी नहीं है। अगर वो खेल खेल रहा है और उसमें वो ज्ञानी है तो वो ज्ञानी है। हो सकता है कि आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज ना हो, किसी को खाने बनाने की नॉलेज ना हो, किसी को कपड़े धोने की नॉलेज ना हो, किसी को मैथ की नॉलेज ना हो, किसी को साइंस की नॉलेज ना हो। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हमने एक पैरामीटर मान रखा है कि सबको एक ही नॉलेज पे तय किया जाएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी, उसे बदलना चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूलिंग सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। स्कूलिंग को स्कूल नहीं बोलना चाहिए, स्कूल को ऐसे बोलना चाहिए स्पोर्ट्स स्कूल है, कला का आर्ट स्कूल है, एजुकेशनल स्कूल है। स्कूल के जगह उससे पहले बताया जाए कि उस स्कूल में सिखाया क्या जा रहा है। जो बच्चा 5वीं तक सबके लिए एक समान शिक्षा की प्रणाली हो और 5वीं के बाद जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो, उसे पता है उसे किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए उसे छूट दी जाए। हम 12वीं में आके 11वीं में आके कह रहे हैं, जब तक हमने उसे पूरा तैयार कर दिया कि अब किताब से ही पढ़। जब 5वीं क्लास में बच्चा दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसे जब इंटरेस्ट आने लग रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स सीखना है, तो उसे स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। और सरकार अब इसमें मुझे लग रहा है काफी हद तक कदम भी उठा रही है, क्योंकि सरकार जो है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही है। मेरा मानना होगा कि सरकार अगर स्पोर्ट्स स्कूल बनाती तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि ऊपरी सतह को सुधारने से बढ़िया है कि आप निचली सतह से अगर आप फल को तैयार करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो मैं मानूंगा कि अगर आने वाले समय में ऐसा हो तो भारत वो ज्यादा दिन नहीं है, दूर नहीं है जब ओलंपिक में भारत का भी परचम लहराए। भारत किसी भी तरीके से उस क्षेत्र में कम नहीं है। 140 करोड़ से ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है, युवा सशक्त है। जितनी आज हमारे पास सुविधा, उसके बावजूद हम इतनी मेडल उठा पा रहे हैं, ये मैं युवाओं के लिए दाद देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हमारे आने वाले समय में केवल खेल नहीं है, कला के क्षेत्र में भी हो सकता है। क्यों बार बार हम फॉरेन फिल्मों की ही बात करें, क्यों ना हम बार बार इंडियन फिल्मों की भी बात करें, क्यों ना बच्चे हम कला के क्षेत्र से शुरू से तैयार करें। म्यूजिक में हमारा शुरू से कोई सांगिध्य नहीं रहा है। उसके अलावा हम देखें तो साइंस में हम झंडे गाड़ते ही हैं, और शास्त्रार्थ में और कल्चर में तो हमसे आगे कोई है नहीं। लेकिन अगर इस बेसिक रूप से अगर इसे सुधार करा जाए तो काफी हद तक भारत जो है फिर उसका किसी भी तरीके से कोई तोड़ नहीं निकल पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आदर्श, आप किस तरह की बदलाव चाहेंगे? मैम, पहले तो मेंटल लेवल पे मैं बदलाव चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद का एक कोट बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज अचीव, कि आप उठो जागो और तब तक निरंतर काम करो, तब जब तक आपका लक्ष्य जो है आपको हासिल ना हो जाए। तो ये जो मेंटालिटी है ना लोगों की, अब जैसे लक्ष्मी ने बात की कि हमें अपना मनोबल नहीं तोड़ना है, आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, तो मैं ये मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पर ये चेंज चाहता हूँ अपने युवाओं के अंदर, कि आप उस परिवेश से आते हो, आप उस इतिहास से आते हो जहाँ 23 साल का लड़का फांसी पर चढ़ जाता है देश के लिए, एक अशफाकुल्ला खान गोली खा जाता है देश के लिए। तो आप उस विरासत से आते हो, आप स्वामी विवेकानंद के विरासत से आते हो, तो आप अपने विरासत को पहचानो, आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप कोई निर्बल या आप ऐसे सभ्यता से नहीं आते हो जिसका इतिहास सिर्फ 1000 या 150 साल पुराना है, आप ऐसे इतिहास से आते हो जो 5000 साल पुराना है। तो आप अपने इतिहास को पहचानो, पुरुषार्थ को ढूंढना जो है युवाओं का काम होना चाहिए, और उसको जाने, चाहे महिलाएं भी है, महिलाएं भी अपनी शक्तियों को जाने। स्पाइडरमैन का एक बहुत अच्छा कोट है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर महिलाओं के पास भी पावर आया है, अगर उनके पिता माता चाहते हैं कि वो पढ़े, उतनी ही शिक्षा अचीव करे ज़िंदगी में जितना पुरुष करता है या उसके बेटे करते हैं, तो महिलाओं के पास भी ये शक्ति है कि वो कुछ बड़ा कर सकती हैं अपने जीवन में। तो वो उन सारी चीज़ों को समझे और अपनी शक्ति को रियलाइज़ करे, अपने पोटेंशियल को सही जगह पे इस्तेमाल करे। सारा परिवेश धरा का धरा रह जाएगा, सिस्टम सरकार शायद बना लेगी, पर आपकी मानसिक स्थिति अगर मजबूत नहीं रहेगी तो आप उस सिस्टम को यूटिलाइज कैसे करोगे? तो सिस्टम को यूटिलाइज करने के लिए वो होना चाहिए, युवाओं को वो शक्ति होनी चाहिए मेंटल लेवल पे। चंद्रभूषण, इस खास दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को? जैसे कि आदर्श जी ने पूरी तरीके से उस विषय को निचोड़ दिया है कि पूरी तरीके से मानसिक स्वच्छता सबसे पहले ज़रूरी है। जी, व्यक्ति मनोबल कहाँ से मजबूत होता है? मानसिकता से। अगर हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा, हमारा सोचने का तरीका सकारात्मक होगा तो हमारा हर कार्य सफल होगा। उसी प्रकार आपने कहा कि इस खास दिवस पर क्या संदेश देना चाहूँगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसा आदर्श जी ने कहा कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो राम श्याम की विरासत है, हमारी जो कृष्ण और अर्जुन वाली विरासत है, हमारी धमनियों में शिवाजी और महाराणा प्रताप का रक्त बहता है, हमारी धमनियों में हमारा इतिहास इतना मजबूत है जिसने ये बता दिया था एक टाइम पर पाकिस्तान को, 1971 के टाइम पर ये बता दिया था कि हम चाहें तो लाहौर पर कब्जा कर सकते हैं, हम चाहें तो अमेरिका को भी बता सकते हैं। ये आज का समय का भारत है और आने वाला समय
ऐसा होगा जब भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनेगा। और मेरा यही सभी को संदेश है कि हम निरंतर कार्य करते रहें तो जल्द कुछ अच्छा होगा। वाकई आपके जो विचार थे और आपके जो शब्द थे उनमें वही जोश और जुनून था जो पहले के समय में जो हमारे युवा होते थे उनमें होता था। आज की पीढ़ी में भी हम देखते हैं बहुत सा जोश और जज्बा होता है और वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो समाज में भी सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी मेरे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े और आपने ढेर सारी बातें मुझसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, शुक्रिया धन्यवाद। मैम। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का युवाओं पर अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। आज के युवाओं को इस बात को समझना होगा, देश बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। ईमानदारी, अनुशासन और आत्मविश्वास यही असली देशभक्ति है। दोस्तों, आज का युवा अगर ठान ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। याद रखिए, देश सरकार से नहीं, सिस्टम से नहीं, देश बनता है आपसे, क्योंकि आज का युवा ही कल का भारत है। तो इसी के साथ मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति। आप सभी को नमस्कार और राष्ट्रीय युवा दिवस की अपना रेडियो की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM